नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नीलिमा शर्मा जी की कहानी मायका। पुरवाई की उप संपादक नीलिमा शर्मा जी कथाकार होने के साथ साथ कवित्री भी हैं। नीलिमा शर्मा जी अपनी कहानियों में अपने पात्रों को इतनी सावधानी से गढ़ती हैं कि पाठक उनसे जुड़ सकें और उनके गुजरने वाली भावनाओं को महसूस कर सकें। तो आइए सुनते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी नीलिमा शर्मा जी की कहानी मायका। पलंग पर पीठ टिकाए निशा ने कंबल कसकर लपेट लिया और आंखें मूंद ली। दिसंबर का पहला हफ्ता था और बाहर कोहरे के साथ शीतलहर चल रही थी। खाली समय में मन की गति पवन की गति से भी तेज होती है। एक पल में यहाँ तो दूसरे ही पल सात समंदर पार। आज सुबह सुनील भी कुछ गुस्से में थे। महंगाई की वजह से घर खर्च हर माह अधिक हो जाता था। कोई भी समझदार स्त्री घर खर्च को जानबूझकर नहीं बढ़ाती है। वो जानती है 4 पैसे बचेंगे तो बच्चों के भविष्य के ही काम आएंगे। निशा ने कहीं भी आना जाना कम कर दिया था। ऐसा नहीं था कि सुनील के पास पैसा नहीं था, बस निशा को पैसा देने की आदत नहीं थी। स्वयं सुनील अपने हाथ से कहीं भी कितना भी पैसा दिखावे पर खर्च कर देता था, लेकिन उसको दांत से पकड़कर पैसा देता था। मोहल्ले की महिलाएं जब किटी पार्टी करती तो निशा घर बैठकर पुराने स्वेटर उधेड़कर उनसे बच्चों के लिए टोपी जुराब बुनती थी। अब सब मोहल्ले वालियों ने निशा को बुलाना ही बंद कर दिया था। महाकंजूस और पिछड़ी स्त्री समझकर सब उसका पीठ पीछे मजाक बनाया करते थे। निशा का मन उदास हो उठा। क्या उसकी उम्र इसी तरह उलझते हुए गुजर जाएगी? तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। जी अच्छा, मैं उनको बता दूंगी। आपने मुझसे कह दिया दीदी, तो मैं सब इंतजाम कर दूंगी। आप आए तो घर, आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये तो शाम को ही घर आएंगे। इनका सेल फोन भी घर पर रह गया है। आपको शाम को वापस कॉल करवाती हूँ। जी नमस्ते। फोन रखते ही पहले से भारी मन और भी व्यथित हो उठा। आम भारतीय परिवारों में एक नारी जितना भी कर ले, पर उसकी कोई कदर नहीं होती है। सुनील से निशा की बहस भी अक्सर उसकी बहन को लेकर ही होती रही है। यह पुरुष लोग अपने सगे रिश्तों के प्रति वैसे तो मोह भाव रखते होते हैं, पर खुद उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। अपनी पत्नियों को मोहरा बनाकर प्रयोग करते हैं। जमीन जायदाद में बहन हिस्सा न मांग लें, उसके लिए पत्नियों को आदेश दिया जाता है कि उनकी बहन घर से नाराज वापस नहीं जानी चाहिए। निशा को लगता था कि क्या वो उम्र भर सबकी दासी बनकर रहेगी? उसका अपना समय कब आएगा? सुनील की लाडली बहन रेखा 2 बरस बाद सर्दी की छुट्टियों में मायके आने वाली थी। सुनील चाहता था कि उनका 1 माह के लिए खर्चा भी निशा द्वारा इसी बजट से निकाला जाए। गिफ्ट्स वो खुद बाजार से खरीद लाएगा, बस उनको रहने के लिए बड़ा कमरा यानी उनका बेडरूम दे दिया जाए। सुनील बैठक में सो जाया करेगा और निशा हमेशा की तरह बच्चों के साथ। लेकिन निशा इसके लिए इस बार कतई राजी नहीं हो रही थी। 2 बरस पहले जब दीदी आई थी तो दीदी को उसने अपना कमरा दिया था। मुंबई से आई दीदी का ठंड के मारे दिन भर रजाई में पड़े रहना, पलंग के नीचे मूंगफली के छिलके, जूठे बर्तन, गंदे मोजे, उनके जिद्दी बच्चे देखकर निशा का मन बहुत खराब होता था। काम वाली बाई भी उनके तीखे सपाट लहजे की वजह से उस कमरे की सफाई करने से कतराती थी। निशा के लिए सुबह स्नान के लिए अपने एक जोड़ी कपड़े निकालना भी मुश्किल हो जाता था। कल रात जब सुनील ने उसको दीदी के लिए सब इंतजाम करने की बात कही थी तो उसको गुस्सा आ गया था कि मैं अपना कमरा नहीं दूंगी, ना ही मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई खराब करेंगे। आखिर सुनील ने ऐसा ब्रह्मास्त्र दाग दिया जो उसके तन मन को आग लगा गया था और उसको आंसुओं के सागर में डुबो गया था। अपने भाई जैसा समझा है क्या? 1100 का लिफाफा देकर सोचता है बहुत इज्जत कर ली बहन की। उसने तो तुम्हारे शगुन का रेट तय कर दिया है। तुम भी अपनी भाभी की तरह व्यवहार मत करो
कि खुद तो अपने कमरे में जाकर सो गई और मेहमान कहाँ सोएंगे, कोई मतलब ही नहीं। किसी रात बच्चों के कमरे में, किसी रात बैठक में सोकर छुट्टी बिताती तुम कितना खुश रहती हो, मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे अमीर भाई लोग पता नहीं जायदाद में भी तुम्हारा हिस्सा देंगे या नहीं। अब मेरी बहन को तो खुश रखो, वरना उसको हिस्सा देने के बाद तुम इस घर में रहने लायक नहीं रह जाओगी। धक्क से रह गई निशा। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि सुनील ऐसा भी कुछ कह सकता है। आज से पहले दोनों के मध्य कितने भी झगड़े हुए। सुनील ने कभी उसके माता पिता को कुछ नहीं कहा और कभी मायके से क्या लाई हो नहीं पूछा, लेकिन आज मायका उसकी ससुराल से कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन वो कभी 2 दिन से ज्यादा के लिए नहीं गई। अक्सर सुनील का यही कहना रहा, 22 साल तक उस घर में रही ना, अब अपना घर बनाने की सोचो बस, अब यही है तुम्हारा घर। उसे भी मायके में अब अजनबियत का एहसास रहता है, एकदम मेहमान की तरह लगता है। जहां जाकर बिठाया जाता है बैठी रहती है। माँ बाबूजी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके शब्दों का अब कोई मोल ही नहीं। जैसा बन जाता है चुपचाप खा लेती है। बच्चे अगर जरा भी नखरे करें तो उनको आंखें तरेर कर चुप करा देती है। कभी कहीं घूमने जाने का इसरार नहीं, कभी खास मेहमानों वाला दुलार नहीं। चलते हुए माँ मुट्ठी में बंद करके 100 रुपए थमा देती है और एक शगुन का लिफाफा 4 भाइयों की अकेली बहन को कोई एक भाई या भाभी हम सब की तरफ से कहकर थमा देता है। न कुछ बोलने की गुंजाइश होती है, न इच्छा। जितने रुपए लिफाफे में होते हैं उससे अधिक ही निशा सब भाइयों के बच्चों को दे आती है। किस्मत वाली होती हैं ना वो लड़कियां जिनको मायका नसीब होता है, जिनके मायके आने पर खुशियां मनाई जाती हैं। माँ की आंखों में परेशानी के डोरे नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। कल तो माँ भी उदास थी और फोन पर कह रही थी कि जब तक जिंदा हूं आ जाया करो मायके, बाद में तो रिश्तेदारी रह जाती है, कोई दिल से नहीं बुलाएगा, बस मेहमान बनकर रह जाओगी। जितना जैसा रिश्ता रखा जाएगा उतना ही रख पाओगी। बाहर कोहरा घना होता जा रहा था। खिड़की से मुख्य दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। फोन उठाकर निशा ने सुनील को उनके दुकान के नंबर पर कॉल किया। सुनो जी, बाजार से गाजर लेते आना। निशा दी कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं, गाजर का हलवा बनाकर रख दूंगी, उनके चुन्नू को बहुत पसंद है। शाम तक निशा दीदी अकेले ही आ गईं। वो हैरान थी लेकिन सामने से चुप रही। सुनील के चुन्नू के बारे में पूछने पर अब बड़ी पढ़ाई करते हैं कहकर बात टाल गईं। इस बार दीदी चुपचाप रहती थी, जो बन जाए वही खा लिया करती थी। कभी कभी शाम को खुद भी खाना बना दिया करती थी। दीदी का पीला चेहरा और फोन पर जीजा जी के साथ गुपचुप बातचीत सुनकर उसको कुछ खटका लगा रहता था। दीदी के बच्चे भी उनको फोन नहीं करते थे। जीजा जी ही कभी कभार धमकी भरे शब्दों में कुछ कह देते थे, क्योंकि उनसे बात करने के बाद दीदी गुसल खाने में जाकर रो लेती थी। फिर लाल आंखें साबुन से हो गई हैं कहकर भतीजों के संग बातें करने लगती थी। निशा का मन उदास होने लगा था। कोई हंसता हुआ चेहरा जब मलिन नजर आने लगे तो अजीब लगता ही है। दीदी अब ज्यादा ही गंभीर नजर आने लगी थी। कई बार बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने उनके कमरे में सो जाती और निशा को सुनील के संग अपने कमरे में सोने जाना पड़ता था। दीदी को आए 20 दिन हो गए थे। सुनील ने दीदी इस बार क्या ले दूं आपको कहकर जब टटोलना चाहा तो दीदी ने मैं खुद बता दूंगी कहकर टाल दिया। कुछ तो था जो दीदी बदल रही थी। आज सुबह सुबह जीजा जी के फोन के पश्चात दीदी खूब रोई थी और अब चुपचाप रजाई में मुंह छिपाए सोने का बहाना कर रही थी। निशा ने तिल का तेल गुनगुना गर्म किया और दीदी के पास जाकर बोली, दीदी आपके बालों की चमक खत्म हो रही है, उठकर आइए ना, बालों में तेल लगा देती हूँ। ना नुकुर करने के बाद आखिर दीदी उठ के सामने तेल लगवाने आ बैठी। थोड़ी ही देर बाद प्यार भरा स्पर्श पाकर दीदी रोने लगी। आज तक निशा भी तो उनके साथ सीमित बात करती आई थी। बहुत कहने पर दीदी ने जो बताया
सुनकर निशा के कदमों तले जमीन ही खिसक गई। जीजा जी उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते थे। अब तो बच्चे भी उन्होंने हॉस्टल में डाल दिए हैं। जीजा जी अपने पहले प्यार मंजू को कभी भी नहीं भूले थे। पिछले बरस मंजू के पति का देहांत हो गया तो दोनों खुलकर मिलने लगे थे। मंजू की इन हरकतों की वजह से उसके मायके और ससुराल वालों ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। अब दीदी के सामने ही मंजू उनके घर जब तक आ धमकती है। जीजा जी चाहते हैं कि मंजू अब उनके ही घर शिफ्ट हो जाए और हमेशा उनके साथ रहे। मंजू का पिछले माह गर्भपात हुआ तो जीजा जी मंजू को घर ले आए थे। रेखा दीदी जीजा जी से झगड़कर मायके आ गई थी। अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और महिला के साथ हम बिस्तर कैसे देख सकती हैं? कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ गहरे संबंध रखता है? लेकिन दीदी भी जानती हैं कि वापस जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। उन्होंने जीजा जी को मंजू को किसी और घर में रखने के लिए कहा था, लेकिन जीजा जी जिद पर अड़े हैं कि वो 2 घर नहीं बनाएंगे। रेखा दीदी उनके बच्चों के मां के रूप में उनके घर रह सकती है। दीदी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भाभी, आप बताओ अब मैं कहाँ जाऊं? सुनील भी मुझसे रोजाना वापसी की टिकट बुक करवाने के लिए पूछता रहता है। अब उसको क्या बताऊं कि मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूं? उनको गले से लगाए निशा सोचने लगी कि रेखा दीदी ससुराल में न जाने किन परिस्थितियों में रहती आई होंगी, तभी उनका मन यहां आकर अजीब सा हो जाता है। उसको भी तो सुनील से कई बार सुनना होता है कि यह घर मेरा है, मेरे हिसाब से रहना होगा। हम स्त्रियों को पता ही नहीं होता कौन सा घर उनका है। वो घर जहां से पराई अमानत कहकर ससुराल भेज दिया, या वो घर जहां अक्सर कहा जाता अपने घर से क्या लाई। उसने दीदी का हाथ पकड़ा और गले से लगा लिया। दीदी, यह घर उतना ही आपका है जितना आपके भाई और मेरा। आज से आप पूरे आत्मसम्मान के साथ यहीं रहेंगी। जब तक जीजा जी आपका हक आपको वापस नहीं करते हैं, आप वापस नहीं जाएंगी। अपने पति से तो आप बाद में हक लीजिएगा, पहले मायके में अपने भाई से अपना हक लेना शुरू कीजिए। यह मकान अभी तक पापा के नाम है, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपके भाई आपको इस घर से बेदखल नहीं कर सकते और जीजा जी आपका हक इस तरह से किसी और को नहीं दे सकते। पड़ोस की महिमा भाभी हाई कोर्ट में वकील हैं, मैं आज ही उनसे आपकी बात करवाती हूँ। गहरी रात के सीने पर आशा और उम्मीद से भरी एक लकीर चमक रही थी। पलकों के तले कुछ आंसू जो छुपकर बैठे थे, दोनों की आंखों से अचानक बरस उठे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।